हेडिंग है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। करीब 1-2 साल हो गए मुझे पढ़ाए हुए उसको। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, इसको शॉर्ट कर में बोलेंगे BM में। जब आप सीनियर क्लास में जाएंगे तो आपको दोबारा पढ़ने को मिलेगा ये सब। तो बच्चों शुरू करने से पहले पहला ही क्वेश्चन है कि बोहर एटॉमिक मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल है, मतलब ये नियम किसके लिए बना था। तो बहुत सिंपल सी बात है, लिख देता हूं मैं, है ना। यहाँ लिख देता हूं, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, इट इज एप्लीकेबल मतलब ये किसके लिए एप्लीकेबल है, मतलब किसके लिए ये मॉडल है। सिंगल इलेक्ट्रॉन पीसेस। यस, बहुत बढ़िया। हाँ, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल, it is applicable only for, it is applicable only for single electron, single electron, single electron species मतलब ऐसा कोई भी जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है। कौन सा सिंगल इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है आपको पता ना, सबसे फेमस तो आपको पता है हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, आप हाइड्रोजन ले लीजिए, इसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। या बच्चों, या हाइड्रोजन के जैसा कोई ले लीजिए। हाइड्रोजन के जैसा मतलब जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। तो हाइड्रोजन के जैसा मतलब मैं लिख देता हूं इंग्लिश में, हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन लाइक एटम। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछता है कि बोहर मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल है। तो बच्चों बोहर मॉडल आपके लिए, देखो ये हाइड्रोजन है ना, इसके लिए हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछूं हीलियम के लिए हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे नहीं सर हीलियम पे नहीं होगा। लेकिन अगर मैं हीलियम पे प्लस लगा दूं तो तब इसके लिए एप्लीकेबल है। क्यों, अगर मैं लिथियम की बात करूं, लिथियम पे +2 लगा दूं तो इसके लिए एप्लीकेबल है ना। अगर मैं बेरिलियम पे +3 लगा दूं तो इसके लिए एप्लीकेबल है। कुल मिला के बच्चों हम उस स्पीशीज की बात करेंगे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, बस एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। और उसमें केवल और केवल हाइड्रोजन जो ऐसा जो न्यूट्रल होता है, बाकी सब में चार्ज लगाना पड़ेगा, नहीं तो एक इलेक्ट्रॉन हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो पहला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। ये बात ध्यान रखिएगा कि बोहर मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल है, तो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, उस पर ऑप्शन पे टिक लगा देने का। आप इसको जरा वो कर लीजिए। बच्चों बोहर मॉडल के लिए कुछ बातें हैं जो आपको मैंने लिखा भी दिया है। क्या लिखा दिया है कि मैं के करके थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बोल देता हूँ मैं डायरेक्ट। वैसे हम लोग रेडियस की कैलकुलेशन करना है। इसको हटा देता हूँ ना, आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बच्चों सबसे पहले ना एक काल्पनिक हम एक सेंटर बनाएंगे, मतलब एक एटम बनाएंगे काल्पनिक, ऐसे जूम करेंगे जैसे बोहर ने बोला था उस हिसाब से। देखो बोहर ने क्या सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे एक सेंटर बना दिया जिसको न्यूक्लियस बोलेंगे। और उसके बाद हम ये मान के चल रहे हैं कि इस ऑर्बिट में ना, ये जो ऑर्बिट है ना, ये जो ऑर्बिट या सेल, ये जो ऑर्बिट है ना बच्चों, इस ऑर्बिट में ना कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ऐसे मैंने कोई एटम मान लिया, कोई ऐसे एटम मैंने काल्पनिक बना लिया मैंने मन में। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी होगी r, है ना। तो इस r का कैलकुलेशन करना है। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसके लिए उसकी कुछ ना वेलोसिटी होगी, तो इसका मैं कैलकुलेशन करना है। और बच्चों किसी सेंटर पे अगर रिवॉल्व कर रहा है तो टाइम पीरियड का कैलकुलेशन, मतलब कैपिटल T कैलकुलेट करना है ना। और इसको भाई इसको चक्कर लगाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो हमें एनर्जी का कैलकुलेशन करना। टोटल एनर्जी कहाँ से आती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सभी का कैलकुलेशन करना। अब इन सभी का कैलकुलेशन करेंगे तो वही हमें बोहर मॉडल में न्यूमेरिकल के तौर पे मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हम थोड़ा सा डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। डायरेक्ट मुद्दे की बात करने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा अपने पास समय कम है तो हम लोग डायरेक्ट ये बात करते हैं। अगर हम जो मेन है वही बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बच्चों डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इसलिए हम मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको उस चीजों को बता पाऊँ। लेकिन फिर भी यदि किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा, है ना। लेकिन बच्चों अपने पास समय नहीं, इसलिए थोड़ा जल्दी बात करते हैं।
तो बच्चों सबसे मेन बात मैं बात करता हूं, बोहर ने क्या बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे चक्कर लगाना है, तो अगर सेंटर में किसी को भी चक्कर लगाना है तो उसके लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है, जिसको हिंदी में अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है mv²/r। mv²/r। भाई देखो, मुझे जैसे ये सेंटर है और ये इलेक्ट्रॉन है, इसको घूमना है, तो ये सेंटर पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, बाहर की तरफ, लेकिन ये सेंटर भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है ना, वो mv²/r है, और ये जो सेंटर है ना, ये जो न्यूक्लियस है जिसको अंदर की तरफ फोर्स खींच रहा है, आपको पता नहीं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आप 12th में पहला लेसन पढ़ते हैं, दो चार्ज के बीच में, जैसे मुझे बात बताओ, ये प्लस है और ये माइनस है, दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, जिसको कुलाम ने बोला था, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है, ये चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचूं, सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ भी एक फोर्स लगेगा, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो बच्चों, यदि वो इलेक्ट्रॉन वहां पे चक्कर लगा रहा है, ना अंदर जा रहा ना बाहर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उस पर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों बराबर है। बच्चों, अगर ये दोनों बराबर नहीं होता ना, तो या तो इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाता, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा ताकतवर होता तो, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होता तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता। लेकिन बच्चों, बोहर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन ना एक क्लोज सर्किट पाथ पर ना रिवॉल्व करता रहता, चक्कर लगाता, एकदम बिल्कुल स्टेशनरी, बिल्कुल फिक्स है। फिक्स मतलब या इसकी रेडियस ना तो बढ़ती है ना तो घटती है, एक रेडियस फिक्स कर दो, उसी में चक्कर लगाएगा। कैसे लगाएगा चक्कर, इसके बाहर लगने वाला फोर्स और अंदर लगने वाला फोर्स दोनों बराबर होगा, तभी तो चक्कर लगा पाएगा। तो बच्चों, बाहर लगने वाला फोर्स जिसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको बोलेंगे mv²/r, और अंदर लगने वाला फोर्स आपको पता है ना, अगर मैं इसको Q1 बोल दूं, अगर मैं इसको Q1 बोल दूं, अगर मैं इसको Q2 बोल दूं, तो क्या हो जाएगा, k Q1 Q2/r² के बराबर होगा। तभी कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने चक्कर अपने एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगा सकता है। ठीक है बच्चों, Q1 क्या है, Q1 है प्रोटॉन। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही चार्ज होता है। भाई मुझे बता, सोडियम पे कितने प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन, चार्ज कितना, 11। अच्छा, आपको पता है जो चार्ज की वैल्यू है बच्चों, वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए सेम होती है, बस डिफरेंस ये है कि प्रोटॉन पे प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है। अगर मैं Q2 की बात करूं बच्चों, तो Q2 पे आपने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। तो अगर मैं बात करूं mv²/r किसके बराबर हो जाएगा, तो केवल Q2 मतलब प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, Ze क्यों बोल रहा हूं मैं, प्रोटॉन पे चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बच्चों दोनों बराबर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। बस इतना है कि प्रोटॉन के चार्ज को प्लस बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को माइनस बोलते हैं। और Q2 कितना बच्चों, Q2 आपका E है, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ Ze² लिख देता हूँ डायरेक्ट, Ze² /r²। ठीक है, ये बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, जो आपको आता है, मैं बहुत डिटेल नहीं जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट जा दूसरा देखो। दूसरा क्या है बच्चों, आपको बताया था मैंने, आप मेरी बात समझो। जैसे मान लो बच्चों, ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है n=1, n=1 ये पहला ऑर्बिट, ये n=2 ये दूसरा ऑर्बिट है, ये n=3 ऐसा तीसरा ऑर्बिट है। तो बच्चों, इन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो बोहर मॉडल क्या कहता है, बोहर ये कहता है ना कि अगर इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिट में चक्कर लगाना है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है ना, एंगुलर मोमेंटम होता है mv r जो है ना, mv_r, वो बच्चों h/2 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी वो उसमें चक्कर लगा पाएगा। आप समझो, मैं बताता हूँ। मान लो अपना इलेक्ट्रॉन n=1 मतलब पहले ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है ना, एंगुलर मोमेंटम मतलब जो mv_r जो है ना, उसकी वैल्यू h/2 ही होना चाहिए। अगर एंगुलर मोमेंटम h/2 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि अपना इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। मतलब पहले ऑर्बिट में चक्कर लगाने के लिए जो एंगुलर मोमेंटम है ना, mv_r, वो h/2 के बराबर ही होना चाहिए। एक बात फिर मैं बताना चाहता हूँ, लास्ट ईयर के नोट्स में मैंने बहुत डिटेल बता रखा है बच्चों। हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं पूरा डिटेल बता रखूं, जितनी मुझे जरूरत है मैं उतना बता देता हूँ क्रैश कोर्स में, है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। लास्ट ईयर की नोट्स आप पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ।
तो बच्चों ये इक्वेशन नंबर 2 रहा, ये पेपर में आता भी है। एक बार फिर सुन लीजिए, अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि मेरा इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 में रिवॉल्व कर रहा, घूम रहा है, तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो एंगुलर मोमेंटम mvr, एंगुलर मोमेंटम mvr क्या होता है? nh/2 पाई, n की वैल्यू 2 रखो अपॉन 2 पाई, तो बच्चों 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू h/पाई होना चाहिए। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है ना, सेकेंड ऑर्बिट में, तो बच्चों उसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम है ना, एंगुलर मोमेंटम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोणीय संवेग बोलते हैं, आप उसको गुजराती में देख लीजिएगा जो भी बोलते हो, जो एंगुलर मोमेंटम है ना बच्चों, वो h/पाई यदि है, तो बच्चों हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो सेकेंड ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। आप हमारी बात समझ गए मैं क्या बताना चाहता हूँ? एक बार फिर सुन लीजिए बच्चों, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिट में चक्कर लगाना है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2 पाई होना ही चाहिए। अगर पहले ऑर्बिट में चक्कर लगाना है तो n बराबर 1 रखो, h/2 पाई होना चाहिए। अगर किसी का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई है ना, तो भैया गारंटी हो कि पहले ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, ये बोहर मॉडल बोल रहा है। और h/पाई है तो दूसरे में चक्कर लगा रहा है। अगर n बराबर 3 रख दूंगा तो 3h/2 पाई मतलब तीसरे ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। तो बच्चों हमारे पास दो इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले रेडियस कैलकुलेट करेंगे। ठीक, रेडियस कैलकुलेट करने के बाद उस पर कुछ ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद बच्चों वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी कैलकुलेट करने के बाद कुछ ग्राफ बनाएंगे, फिर टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, और इस प्रकार हमारा बोहर मॉडल की थ्योरी समाप्त होगी। ठीक है ना? आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फास्ट। बच्चों एक बात और सुन लीजिए, यहाँ पे जो n है ना, n यहाँ पे जो n है वो 1 2 3 4 ऐसे करके यह इसको k l m n बोलते हैं। और ये जो ऑर्बिट है ना, इसको स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों बोलते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट इसलिए बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन इस पे चक्कर लगाता है ना, तो ना तो अपनी एनर्जी का लॉस करता, ना तो अपनी एनर्जी का गेन करता। ये मैंने बातें लिखा रखी है। और जब भी कभी कोई एनर्जी का लॉस और गेन ना करते, इसका मतलब वो फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। स्टेशनरी मतलब ऐसी कोई चीज जो रुका हो। आप मुझे बताओ, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है और इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, अगर इसी ऑर्बिट में घूम रहा है ना, इसी ऑर्बिट में, तो इस ऑर्बिट को बोलेंगे स्टेशनरी, मतलब एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है। मान लो लेकिन अगर घूमते हुए इस ऑर्बिट में चला जाए, ऐसे उल्टा सीधा चला जाए, तो बच्चों ऐसे ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट ना बोले। स्टेशनरी मतलब एक फिक्स ऑर्बिट में अगर चक्कर लगाता है, उसे स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। याद रखिएगा, बोहर मॉडल का जो ऑर्बिट था वो स्टेशनरी ऑर्बिट था। उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और चक्कर लगाने के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू nh/2 पाई के बराबर होना ही चाहिए। तो बच्चों हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे जिसकी जरूरत हमें है, और वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल हमें उसी की जरूरत है और किसी की जरूरत नहीं है। मैं इसको हटाता हूँ ना, ठीक है? हम लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, सब लोग ध्यान सुनिएगा। रिविजन तो सब करके आए हो ना? हाँ सर। ठीक। बच्चों थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ना, आपको पता है ना, जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, मुझे वो बताना बहुत जरूरी है। वो मैं बताऊंगा पूरा, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन आपको होगा। थोड़ा सा कुछ डिफिनेशन बताना है जिससे क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे ना उसमें डायरेक्ट एंट्री करना है। प्रयास करूंगा कल ये समाप्त हो जाए, कल स्पेक्ट्रम पढ़ा दूं, बहुत ज्यादा नहीं बचा। तो बच्चों देखो, अब हम इक्वेशन 1 और 2 ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 चलिए देखते हैं। सबसे पहले किसका कैलकुलेट करेंगे? रेडियस, रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स। सबसे पहले रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। इसको बच्चों सेल भी बोलते हैं, सेल। ठीक है, इसको अच्छा कुछ लोग इसको बोहर रेडियस ही बोलते हैं। बोहर रेडियस क्यों बोलते हैं? क्योंकि बोहर ने ये रेडियस का कैलकुलेशन बताया था। ठीक है बच्चों, जब आप इक्वेशन और 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो एक बड़ा सा एक फॉर्मूला आता है, याद करो, n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के z² है, ये फॉर्मूला आता है। ये बड़ा सा फॉर्मूला आता है। इस बड़े से फॉर्मूले में ये जो n है, ये जो n है,
और ये जो Z है बच्चों ये कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि पहले ऑर्बिट में चक्कर लगाए, दूसरे ऑर्बिट में चक्कर लगाए, तीसरे ऑर्बिट में चक्कर लगाए। हो सकता है हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, हीलियम की बात कर रहा हूँ, लिथियम की बात कर रहा हूँ। बच्चों ये दो चीज है ना, ये वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब ये दो चीज बदलता रहेगा। तब इन दो चीजों को छोड़ दें तो बाकी सब चीज फिक्स है। एच आपको पता है प्लांक्स कांस्टेंट होता है, ये भी फिक्स है। पाई फिक्स है, एम फिक्स है, मास फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का जो भी हो, इसमें सबके सब वैल्यू फिक्स है। केवल दो वैल्यू फिक्स नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जरा ध्यान से सुनना। तो दो वैल्यू फिक्स नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये जो आर है ऊपर क्या है, एन स्क्वायर। अच्छा हम क्या करते हैं, जरा ध्यान सुनिएगा। इसमें जो फिक्स नहीं है उसकी वैल्यू रख देते हैं और रखने के बाद डायरेक्ट फॉर्मूला बनाते हैं। ध्यान सुनना, आपको पता है डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है। आर इक्वल टू जब सॉल्व करेंगे तो आता है 0.5, क्या आता है 29, और वेरिएबल क्या, एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड, ये फॉर्मूला आता है रेडियस का। बच्चों ये किसी भी बोहर रेडियस का निकालने का ये फॉर्मूला था। आप सोच लीजिए ये कितनी अच्छी बात है। अच्छी बात क्या है, आप सोचिए ऐसा एटम जो आंख से दिखता नहीं है, बहुत ही छोटा है, और उस एटम का रेडियस निकालने का तरीका बोहर सामने बता दिए। आप सोच लीजिए रेडियस, जो एटम नहीं दिखता है गोलाकार एटम, उसकी रेडियस सोचिए निकालने का तरीका क्या है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। बच्चों ये जो है ये एंगस्ट्रॉन में आता है। एंगस्ट्रॉन क्यों? क्योंकि एटम बहुत छोटा होता है, और जब भी कोई चीज बहुत छोटी हो तो इसको एंगस्ट्रॉन में बात करते हैं। भाई कपड़ा वपड़ा खरीदने जाएंगे, कुछ भी खरीदने जाएंगे, उसमें मीटर की बात करेंगे, 2 मीटर कपड़ा दो, 4 मीटर कपड़ा दो। क्यों? क्योंकि कपड़े बड़े होते हैं। लेकिन एटम की बात करेंगे तो बच्चों एटम की मेजरमेंट के लिए एंगस्ट्रॉन की बात की जाती है। अब जरा ध्यान से सुनना सब लोग। और जब इसको हम न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल में 0.53 भी रख दे तब भी चलेगा, इंटू एन स्क्वायर बाई जेड रख दे, तब भी ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो बच्चों किसी भी बोहर रेडियस, किसी भी बोहर रेडियस मतलब यहाँ पे मैं आर एन लिख देता हूँ। एन मतलब अगर मैं पहले की बात करूं तो एन बराबर 1 रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला सॉल्व कर लेना है। बात समझ में आ रहा है? देखो न्यूमेरिकल तो आसान है, न्यूमेरिकल में कोई चिंता नहीं है। क्यों? अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि भैया हाइड्रोजन का जो सेकंड ऑर्बिट है उसकी रेडियस क्या है, तो हाइड्रोजन का जेड कितना है 1, सेकंड ऑर्बिट मतलब एन बराबर 2, वैल्यू रखना, डायरेक्ट आंसर आएगा इतने एंगस्ट्रॉन। लेकिन बच्चों हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब सुनो आगे क्या करना। मान लो कि हमारे पास दो एटम हो, मान लो हमारे पास दो एटम है, दो अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, और उनका रेशियो निकालना है, कंपेयर करना। क्योंकि बच्चों कंपेयर के क्वेश्चन ना नीट में सबसे ज्यादा आते हैं। तो कुछ नहीं करो, दो एटीएम है, दोनों के फॉर्मूले के क्या करो, कंपेयर कर दो। एक R1 मान लो, एक R2 मान लो, दोनों को डिवाइड कर दो। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो बच्चों R1 अपन R2 जब डिवाइड करोगे, मेरी बात सुनोगे, ये एन स्क्वायर ऊपर है, ये जेड नीचे है। तो बच्चों मैं अगर मान लो मुझे ऐसे एन1 स्क्वायर अपन Z1 में लिख दू ऐसे, और दूसरे का डिवाइड करूं मैं ऐसे लिख दू N2 स्क्वायर अपन Z2 लिख दू बच्चों Z2, तो जो ये तो ऊपर आ जाएगा। बच्चों जो नीचे होता है वो ऊपर आ जाता है, और ये ऐसे आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ ना, ये तो पता है मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला डायरेक्ट कितना बनेगा बताओ? डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा बच्चों N1 स्क्वायर इंटू क्या बोलेगा बोलो, Z2 ऊपर आ जाएगा ना, Z2 डिवाइड बाई नीचे क्या आएगा, N2 स्क्वायर Z1 इंटू N2 स्क्वायर। तो ये बच्चों एक फॉर्मूला तो ये हो गया। अच्छा मान लो कि हमारे पास एटम सेम है। एटम सेम मतलब मान लो कि मैंने बोला कि हाइड्रोजन नहीं है, वो पहले ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, हाइड्रोजन ये दूसरे ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो दोनों का रेडियस का कंपैरिजन करो। तो मान लो कि बच्चों जेड सेम है, मान लो मैं क्या मान लेता हूँ, मान लो जेड कांस्टेंट, मान लो जेड सेम है दो एटम का। हो सकता है कि हाइड्रोजन पहले में घूमे, तीसरे में घूमे, और क्वेश्चन पूछे कि इनका रेशियो क्या होगा। तो जब जेड सेम होगा तो बच्चों तो जेड की वैल्यू तो हम कांस्टेंट कर देंगे दोनों में, क्योंकि जेड और जेड कट जाएगा। हेलो कुछ तो बोलो। तो फॉर्मूला क्या आएगा, हाँ R1 अपन R2 इक्वल टू ऊपर क्या आएगा N1 स्क्वायर अपन N2 स्क्वायर। बच्चों यदि आपको ये फॉर्मूला इतने याद है ना, तो आप ये मान के चलिए कि आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा ये एक बार फिर सुन लो, ये फॉर्मूला किसके लिए लगाएंगे, फॉर हाइड्रोजन
लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब ऐसा कोई भी एटम जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो, केवल एक। ये फॉर्मूला केवल उसी के लिए लगाना है। तो जरा इसकी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम कुछ ग्राफ के बारे में बात कर लें। जल्दी से बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट में ग्राफ कुछ बनवा दूं आप। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, मैं ग्राफ के बारे में एक बात बता दूं। देखो बच्चों ऐसा है ना, अभी कुछ दिन पहले मैंने, अभी करीब 10 दिन 15 दिन पहले मैंने एक लेक्चर पढ़ाया था जिसका नाम है गैसीय स्टेट। गैसीय स्टेट मैंने पढ़ाया था, और उस गैसीय स्टेट में मैंने ग्राफ बहुत डिटेल में बताया है। तो प्रश्न ये कि सर हमको कैसे पता चले ग्राफ क्या होता है? तो आज तो मैं ग्राफ तो समझा देता हूँ, समझा मतलब जो भी क्वेश्चन है मैं करा देता हूँ। लेकिन अगर किसी नीट स्टूडेंट को वास्तव में ग्राफ समझना है, क्योंकि देखो ग्राफ के एक क्वेश्चन 4 नंबर के आएंगे, चाहे फिजिक्स का है या केमिस्ट्री का है, तो बच्चों वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। आजकल थोड़ा मेरे को समय नहीं मिलता, मन नहीं करता अपलोड करने का, उसमें बहुत टाइम लगता है। टाइम मतलब देखो क्या ना कि मैं एक एक करके उसमें नहीं पढ़ना चाहता, बीच बीच में जैसे मैंने किसी स्टूडेंट को बोला मैंने, अब वो सब एडिट करने का इतना समय नहीं है। मैं बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर वो नहीं हूँ कि अब मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर एडिट करूँ, बढ़िया डिजाइन लाऊं, तो समय नहीं मिलता बच्चों। लेकिन मैं अपलोड कर दूंगा गैसीय स्टेट के नाम से ना। तो बच्चों आप उस लेसन को इसलिए पढ़ेंगे कि एक तो गैसीय स्टेट है, और दूसरे इसलिए पढ़ लेंगे कि बच्चों अगर आपको चाहते हैं कि ग्राफ की अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए ना, तो प्लीज उस लेसन को जरूर पढ़ लीजिएगा जब मैं अपलोड करूंगा। इनसाइड 1 वीक में मोल पी ब्लॉक तो अभी 1 वीक में नहीं, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा जितना हो गया उतना अपलोड कर दूंगा। और ये गैसीय स्टेट अपलोड इसलिए करूंगा ताकि हम चाहते हैं कि ग्राफ के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लें। इसको हटा देते हैं, ये फॉर्मूला सबने देख लिया ना, हमें ग्राफ बताने जा रहे हैं, उसको हटा रहा हूं। बच्चा बहुत सिंपल तरीके से मैंने ग्राफ बताया, गैसीय स्टेट के में ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं, बात ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं बच्चों, अब ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन। ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन। याद रखिए मैं रेडियस की बात कर रहा हूं। तो बच्चा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि किसी भी रेडियस, बोहर मॉडल के रेडियस का फॉर्मूला है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ये बीच वाला कांस्टेंट है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, आर एन स्क्वायर बाई जेड लिख सकता हूँ ऐसे। तो ये फॉर्मूला बच्चों, एक बात और सुन लीजिए ध्यान से, मैं आपको बताता हूं बच्चों। यहाँ पे एन क्या है? एन आपको पता ऑर्बिट है, ऑर्बिट मतलब सेल है। आप देख लीजिए जैसे 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 आप एन की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे देखिए रेडियस बढ़ता जाएगा। सही बात है, बढ़ता जाता है ना, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एटम का रेडियस बढ़ता जाता है। फॉर्मूले में देख लीजिए आप। खैर अब जो पहला जो ग्राफ है बच्चों ना, पहला ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करने जा, देखिए जो हम पहला ग्राफ जो प्लॉट करने जा रहे हैं वो है रेडियस। रेडियस मतलब किसी भी अनंत की रेडियस आर एन, और जो प्लॉट करने जा रहे हैं बच्चों वो जेड के बीच में ग्राफ। समझ गए ना किसके बीच में ग्राफ है? जेड के बीच में ग्राफ है। तो बच्चों इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखो बच्चों, इसमें तो मैंने एन कांस्टेंट ले लिया, मैंने एन कांस्टेंट लेके चल रहा हूं। तो ये ग्राफ कैसे हो जाएगा मुझे बताओ? क्या ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा? क्या इसको वाई मान लूं तो क्या ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा 1/x के बीच में ग्राफ खींचने जा रहा हूं? हाँ सर। तो बच्चों इसके बीच का ग्राफ तो ऐसे ही बनता है हमारे ख्याल से, देख लो। हाँ सर। तो ये पहला ग्राफ है। देखो बच्चों एक बार फिर सुन लो, y और 1/x के बीच में जो ग्राफ बनता है ना, वो यही ग्राफ बनता है। मैं ये ऑलरेडी गैसीय स्टेट के टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, अभी आप तो फिलहाल मैनेज कर लीजिए, लेकिन वो 1-1.5 घंटे का जो वीडियो वो देख लीजिएगा। आपको मैं गारंटी देता हूँ ग्राफ से रिलेटेड बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने ग्राफ बहुत आराम से वहां समझा दिया है। फिलहाल जब भी कभी 1/x और y=1/x के बीच में ग्राफ आए, आपको ग्राफ ऐसे ही बनाना। ये पहला ग्राफ है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से फास्ट। अच्छा बच्चों मान लो कि मैं अगर इसकी जगह पे, आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसकी जगह पे जो मैंने जेड लिया है ये पूरा 1/z ले लेता तो पूरा 1/z ले लेता तो ये कैसे आ जाता? ऐसे आता ना, दोनों का पावर सेम है ना, दोनों का पावर जब भी सेम हो तो कौन सा ग्राफ बनता है? लीनियर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। ये देख लीजिए बच्चों, ये दूसरा ग्राफ हो गया।
ये ग्राफ नंबर 2 होगी। याद रखिएगा यहाँ पे हम लोग n कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ जो सेल है ना, सेल ये मान के चलना कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब पहले ऑर्बिट या दूसरा जो भी फिक्स करके चल रहा है। तो बच्चे ये ग्राफ नंबर 2 होगी। स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, फाड़ समय नहीं है बच्चों। अब हम तीसरा जो ग्राफ खींचने जा रहे हैं ना, तीसरा जो ग्राफ हम प्लॉट करने जा रहे हैं, थर्ड वाला है ना, जो तीसरा ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, यहाँ पे तो Rn तो रहेगा ही। अब हम लोग जेड कांस्टेंट में चल रहे हैं, जेड कांस्टेंट लेकर चलेंगे तो यहाँ मैं n लिख देता हूँ, n। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ किसके पीछे प्लॉट कर रहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के पीछे प्लॉट कर रहा है। देख लीजिए Rn को y और ये जो n है ये देख लीजिए इसके पीछे प्लॉट कर रहे हैं। तो बच्चों इसके बीच का ग्राफ कैसे होता है, आपको तो पता है ना, इसके बीच का ग्राफ ऐसे होता है। क्यों बोला? जान गया ना ऐसे ग्राफ होता है। हेलो हाँ सर। ठीक है, ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट। ले लिया। एक ग्राफ और बता देता हूँ, उसके बाद ग्राफ का मामला समान। मान लीजिए बच्चों में डायरेक्ट n स्क्वायर के बीच में ग्राफ खींचता था, तो ये क्या हो जाता है, ये डायरेक्ट ऐसे हो जाता है। और डायरेक्ट ऐसे हो जाता, दोनों का पावर सेम। बच्चों दोनों का पावर जब तक सेम होता है ना, याद रखिएगा हमेशा कौन सी लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। अच्छा इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप लिख देता हूँ, इसका स्लोप पेपर में आया कितना हो जाएगा, 0.529 स्लोप समझ रहा है ना। देखो मुझे एक बात बताओ, स्लोप यही तो होता है ना, ये y हो गया, ये m हो गया, और ये क्या हो गया, x हो गया। तो ये जो पोर्शन बचा ना, ये पोर्शन जो बचा, ये पोर्शन क्या स्लोप है, और ये एंगस्ट्रॉम है। ठीक है ना, ये ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिया। बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़े यार। इसको हटा देते हैं। तो बच्चों हमने आपको 4 ग्राफ बताया, चारों ग्राफ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें से एक ग्राफ आपको पेपर में मिल जाएगा, यदि आएगा तो इसी ग्राफ के बीच में आएगा। चलिए वेलोसिटी की बात करते हैं। बच्चों वेलोसिटी कैलकुलेट करना सीखते हैं। कैसे वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट डेरिवेशन तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको मैं डायरेक्ट वेलोसिटी कैलकुलेशन बताता हूँ। वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो एक क्लोज सर्किट ऑर्बिट में घूम रहा है ना। जब आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आपको भी पता है कि बड़ा सा फॉर्मूला आता है। अच्छा ये जो मैं बड़ा सा जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यदि आपको ये याद नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन याद हो तो अच्छी बात। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि शुरू यहीं से होता है, इसलिए मुझे यहाँ बताना पड़ा। अब आप देखो जरा ध्यान से, इसमें क्या क्या बच्चों ऐसा है जो कि वेरिएबल है। वही आपका ये z और ये आपका ये जो n है, ये वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो बाकी सब कांस्टेंट की वैल्यू जब रखेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आता है, 2.18 इंटू 10 टू पावर 6। और क्या वेरिएबल है, z अपन n मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों लिख रहा हूँ, ये मैंने आपके सामने स्क्रीन शेयर कर दिया, एक बार फिर देख लीजिए। तो बच्चों जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला निकल के आता है, और जो मुझे उम्मीद है कि आप ये फॉर्मूला आपको याद रखेंगे। लेकिन बच्चे एक बार फिर सुन लीजिए, 2.18 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मैंने सामने क्या लिखा, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में यहाँ पे 10 टू पावर 6 आता है। मीटर पर सेकेंड में यहाँ पे 10 टू पावर 6 आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पे मीटर पर सेकेंड लिखा है। हो सकता है कि जब आप इसको देख रहे हो तो आपको ऐसे भी दिखाई देता होगा। देखो 2.18 इंटू 10 टू पावर 8 यदि दिखाई दे, और इंटू z/n तो होगा ही, z/n होगा ही। तो बच्चों यहाँ पे आपको सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखना पड़ेगा। तो कभी कोई कंफ्यूज ना हो कि सर वहां पे 10 टू पावर 8 मैंने पढ़ा था, आप 10 टू पावर 6 बता रहे हैं। बच्चों बात वही है, आप मीटर पर सेकेंड लिखिए, सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखिए, ये आपका वेलोसिटी की यूनिट हो गई। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब जरा मुझे एक बात बताइए, जरा ध्यान सुनिएगा, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बच्चों जब मैंने आपको रेडियस पढ़ाया था, तो रेडियस पढ़ाया था तो क्या फॉर्मूला आया था, n²/z। जब मैंने आपको वेलोसिटी पढ़ाया तो क्या फॉर्मूला आया, z/n।
बच्चों पेपर में क्या आया था, ध्यान से सुनना, पेपर में ये आया था कि जो रेडियस होता है, रेडियस और एन में क्या रिलेशन है, तो बच्चों रेडियस और एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और वो भी एन स्क्वायर के। और दूसरा क्वेश्चन क्या आया था, वेलोसिटी, वेलोसिटी और एन में क्या रिलेशन है, तो बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली समझते हैं ना। आप मुझे एक बात बताइए, जैसे जैसे ऑर्बिट सेल बढ़ता जाएगा, क्या वेलोसिटी कम होता जाएगा? हाँ। अच्छा, एन बढ़ने का मतलब क्या हुआ? एन बढ़ने का मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस से दूर जाना। हेलो, न्यूक्लियस से हाँ। दूर, अच्छा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यदि न्यूक्लियस से दूर है तो बच्चों उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये फॉर्मूला बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो न्यूक्लियस के जितना पास होगा वो उतनी तेजी से चक्कर लगाएगा, जो जितनी दूर जाएगा उसका वेलोसिटी कम होता जाएगा, क्यों? फॉर्मूला बोल रहा है ना। तो बच्चे एक बार फिर सुन लो, रेडियस और एन में रिलेशन डायरेक्टली होता है, वो भी एन स्क्वायर के, और रेडियस और वेलोसिटी में उल्टा रिलेशन होता है, लेकिन 1/n के होता है। अगर मैं दोनों का जेड कांस्टेंट कर दूं, याद रखिए ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, मैच द फॉलोइंग में जेई में आया था, करीब 16 नंबर क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद हो तो वैसा कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो ताकि हम आगे बढ़े। अब बच्चों मान लो कि आपको पता है ना, क्वेश्चन में रिलेशन वाला क्वेश्चन आता है, कंपेरिजन, दो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कंपेरिजन करने क्वेश्चन आता है, तो कोई बात नहीं, डिवाइड कर लेते हैं। मान लो दो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कंपेरिजन करे, v1/v2 बोले, तो मुझे एक बात बता दो, v1/v2 बोलेगा तो क्या ऊपर आएगा क्या नीचे जाएगा, बोलो? जो ऊपर है उसको N2। z1/n1, और यहाँ क्या आ जाएगा, z2/, N2। ये फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप सेम एटम की बात कर रहे हैं, सेम एटम मतलब हाइड्रोजन ही ले रहे हैं या हीलियम ही ले रहे हैं, तो अगर सेम एटम की बात करेंगे बच्चों, उसके लिए जेड कांस्टेंट हो जाएगा। मान लीजिए कि आप सेम एटम की बात करना, सेम एटम मतलब जिसमें जेड क्या हो, जिसमें जेड क्या हो, सेम हो। अगर जेड सेम होगा तो बच्चों v1/v2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v1/v2 हो जाएगा आपका N2/N1। N2/N1। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों कुछ आपको ग्राफ हम बता देते हैं, इस पे ग्राफ देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं, इसको हटा देता हूँ। अच्छा, जो मैं ग्राफ बता रहा हूँ, ग्राफ सिंपल ग्राफ है, इसको हटा रहा हूँ ना फिलहाल। बच्चों फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि बोहर मॉडल में फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बहुत सिंपल बोहर मॉडल होता है। उसके जो क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के आ भी सकते हैं, आते भी हैं, इसलिए मैं इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, मैं पहले इसकी ग्राफ क्वेश्चन बता देता हूँ। ग्राफ है, वेलोसिटी रिलेटेड ग्राफ है, 4 ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो मुझे फॉर्मूला बता दीजिए, फॉर्मूला क्या है? एक बार फॉर्मूला फिर लिखिए सर। वेलोसिटी किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा हो तो फॉर्मूला है 2.188, यही फॉर्मूला है ना, इनटू 10⁻6 इनटू z/n और मीटर पर सेकेंड, ये फॉर्मूला है। ये बीच वाला चीज क्या है, बीच वाला चीज कांस्टेंट है, तो इसको हटाएंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन के z/n। और बच्चों हमें इसी फॉर्मूले को देख के ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है? पहला ग्राफ जरा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताइएगा। मैं पहला जो ग्राफ ले रहा हूँ बच्चों, उसमें जेड कांस्टेंट लेके चल रहा हूँ। तो बच्चों पहला ग्राफ है v, वेलोसिटी और n के बीच में ग्राफ है, वेलोसिटी और n के बीच में। तो बच्चों अगर वेलोसिटी और n के बीच में ग्राफ होगा तो क्या y = 1/x वाला ग्राफ हो जाएगा ये? कुछ आना बोलो। हाँ और इसका ग्राफ, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है? हाँ सर। हाँ, इसकी एक स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। चलिए, अब बच्चों मैं दूसरी बात करता हूँ। मान लो कि मैं यहाँ पे जो ले रहा हूँ वो 1/n ले रहा हूँ, तो 1/n लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और दोनों का पावर सेम हो गया। जब दोनों का पावर सेम होगा तो आपको पता है ना ग्राफ कौन सा बनता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब y = mx वाला ग्राफ बनता है। तो ये बच्चों ग्राफ नंबर 2 हो गया। समझ में आ गया ग्राफ नंबर 2? हाँ सर। ठीक।
तो बच्चों ये वेलोसिटी से रिलेटेड मैंने आपको ग्राफ बता दिया, मुझे उम्मीद है कि ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो बता दो यहाँ तक। आगे बढ़े, इसको हटा दे, इसको हटाते हैं। तो बच्चों हमने आपको वेलोसिटी पढ़ा दिया, हमने आपको रेडियस पढ़ा दिया, दोनों पे ग्राफ पढ़ा दिया। अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ जरा ध्यान सुनिएगा। अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों उसका नाम है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन समझते हैं ना? रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? बच्चों परिभ्रमण। होता है एक चक्कर लगाना, एक चक्कर लगाना। जैसे मान लीजिए जब स्कूल खुलता था ना तो आप कितने चक्कर लगाते थे? जैसे ठाकुर अश्विन जब देखो तो उधर की तरफ पानी पीने आता था, याद है? इसमें अपने एसबी कॉलेज की तरफ पानी पीने आता था। तो बच्चों उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो अगर ठाकुर अश्विन एक दिन में 10 बार लगाता है तो उसका रिवॉल्यूशन एक दिन का 10 दिन हो जाए। रिवॉल्यूशन मतलब होता है किसी चीज का चक्कर लगाना, है ना, रिवॉल्यूशन, घूम के आना। तो बच्चों अगर आप देखो टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ, मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में वन रिवॉल्यूशन, वन रिवॉल्यूशन, थोड़ा मैं इसके बातें बता दूं। एक चक्कर लगाने में, है ना, अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर, आप जरा समझिए, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके चारों इलेक्ट्रॉन ही तो घूम रहा है, एक चक्कर, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। हाँ सर। ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये चक्कर लगा रहा है बच्चों। तो ये पूरा एक चक्कर लगाने की बात कर रहा हूं मैं। तो एक चक्कर लगाने में जो टाइम ये लेगा, एक चक्कर लगाने में ये जो टाइम लेगा ना, उसी टाइम को ना टाइम पीरियड कहते हैं। इसको कैपिटल टी से शो करते हैं। वैसे ये फिजिक्स की बातें आपको आता भी होगा, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं। वन रिवॉल्यूशन अराउंड न्यूक्लियस, है ना, टाइम टेकन बाई, टाइम टेकन बाई इलेक्ट्रॉन। अगर आप चक्कर लगा रहे हो तो टाइम टेकन बाई आपका नाम, लेकिन फिलहाल टाइम टेकन बाई इलेक्ट्रॉन, है ना। किस लिए? टू कंप्लीट, याद रखिए चक्कर कंप्लीट होना चाहिए। टू कंप्लीट कितना चक्कर, मैं किसकी बात कर रहा हूं? वन रिवॉल्यूशन। एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड जो टाइम लगेगा बच्चों ना, उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। उसको कैपिटल टी से शो करते हैं। क्या सभी को समझ में आया? क्या है, एक बार फिर सुनो। एक चक्कर न्यूक्लियस के अराउंड लगाना, उसमें जो समय लगेगा ना बच्चों, उसी को कैपिटल टी बोलते हैं, कैपिटल टी, है ना। बच्चों मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं, समय इतना नहीं है ना कैपिटल टी का। वैसे आपको पता ना कैपिटल टी बराबर क्या होता है? 2πr/v होता है। बच्चों आपको रेडियस पता ही है, आपको वेलोसिटी पता ही है। आप रेडियस का फॉर्मूला रखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला रखो, दोनों को सॉल्व करो। दोनों को सॉल्व करने पे आ जाएगा। बहुत समय नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसका आएगा 1.52 इंटू इंटू 10 पर कितना आता है? -16, इंटू ये आता है बच्चों NQ/Z² आता है। और इसका जो यूनिट है वो सेकंड होगा। सेकंड क्यों? क्योंकि आप चक्कर लगाना तो वो टाइम है, टाइम। तो टाइम तो बहुत छोटा है, क्योंकि इसलिए सेकंड में गिना जाएगा, क्योंकि एटम बहुत छोटा है ना। ये फॉर्मूला है। तो देखो इस फॉर्मूले को लिखाने का पर्पस सुन लीजिए, एक बार फिर पर्पस सुन लीजिए। पर्पस ये है ना कि उसने क्वेश्चन ये पूछा था ना, एक बार फिर सुनिए। रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होता है? n²। ठीक है। वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है? 1/n के। तो उसने क्वेश्चन पूछा था ना टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शन होता है? तो बच्चों NQ के। और ये कब पूछा था? ये पूछा था कि एक एटम लीजिए, एक एटम, जब एक एटम लेंगे तो उसका जेड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जब उसका जेड कांस्टेंट होगा तो बच्चों वो कह रहा था कि उसका ऑर्बिट से क्या रिलेशन होगा, रेडियस का क्या होगा, वेलोसिटी का क्या होगा, टाइम पीरियड का क्या होगा। तो बच्चों मैंने आपको देखो 3 एक साथ फिर से याद करा दिए, देख लीजिए। आप देख रहे हो ना, ये टाइम पीरियड और एन में क्या रिलेशन? NQ होता है। चलिए मान लीजिए, चलो एक रिलेशन निकाल लेते हैं। मान लीजिए कि हमें रिलेशन निकालना T1/T2, मान लीजिए हमारे पास 2 है, दोनों का टाइम पीरियड निकालना है। तो बोला फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जो ये ऊपर है ऊपर आ जाएगा, N1Q डिवाइड बाई, बोलो तो
Z1 Z1 स्क्वायर इंटू ये नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z2 स्क्वायर अपॉन, सही है। ऐसा क्यों आएगा, ऐसा इसलिए आएगा कि जो टाइम पीरियड होता है बच्चों ना वो एन क्यू अपॉन जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको टाइम पीरियड भी समझ में आ गया होगा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप इसको याद कर लेंगे। इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया? हाँ हाँ सर। बच्चा आपने फ्रीक्वेंसी का नाम सुना है क्या, फ्रीक्वेंसी हाँ, क्या होता है? टाइम पीरियड का इनवर्स। यस, मैं बता दूं, सुनिए, आपने जो अभी पढ़ा ना टाइम पीरियड, उसका उल्टा कर दो, उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अरे कुछ तो जानते रहो यार, तुम लोग तो सब भूल ही गए यार, उसी का उल्टा करना। इसको लिख यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आईडी लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बच्चा, फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम पीरियड का उल्टा ना, ये बात ध्यान रखिएगा। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन किसका, इलेक्ट्रॉन का। रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देना, तो कहीं आप अपना मान ले। होता क्या बच्चों, इसको जरा हटा रहा हूं। होता यह है कि सर अभी आपने जो टाइम पीरियड बताया ना, टाइम पीरियड, उसी का उल्टा कर दीजिए, 1/t कर दीजिए। तो बच्चों अगर मैं उसका उल्टा कर दूंगा तो मुझे बताओ, अभी NQ/Z है, तो जरा बताओ F क्या आ जाएगा, Z square by जेड NQ. स्क्वायर बाय Z²/N। बच्चों इस पर न्यूमेरिकल तो आपको मिलेगा, लेकिन कौन सा न्यूमेरिकल मिलेगा ये भी बता देता हूँ, पहले इसको मैं रफ कर देता हूँ। इतना ही हमको पता होना चाहिए, ये रहा। अब क्वेश्चन वही वही वाला, फिर से क्वेश्चन क्या, एक एटम है, उसकी फ्रीक्वेंसी, जिसका जेड कांस्टेंट है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें एन में क्या रिलेशन है बच्चों, तो आप बताएंगे कि सर उसकी फ्रीक्वेंसी और एन में रिलेशन 1/NQ का होता है। अब देखिए मैंने आपको 4 फॉर्मूले याद करा दिए, जो कि जेई में ऑलरेडी आ चुका था, जेई में कंपेरिजन करने के लिए पूछा था। इधर इधर की तरफ ऐसे था, देखो इधर आर एन था, देखना इधर वी एन था, है ना, इधर टाइम पीरियड था, और इधर फ्रीक्वेंसी था, और इधर क्या था, n² था, NQ था, है ना। इसके बाद 1/NQ था, इसके बाद क्या था, 1/N था। ऐसे क्वेश्चन है, 1/N² भी था, 1/N भी था, और मैच आपको मैच करना था। तब तो अगर फॉर्मूला याद हो तब तो मैच कर दो, नहीं फॉर्मूला याद हो तो फिर बैठे रहो डायरेक्ट। देख रहे हो ना, मतलब ऐसा मैच नहीं करना था, ऐसा मैच करना था। ये ए का ऑप्शन पी आपको भरना था, बी का ऑप्शन ये क्यू, और आर ये एस भरना था। समझ गए ना कैसे क्वेश्चन आया था? हाँ सर। तो ऐसे जेई में क्वेश्चन आया था, ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ बच्चों। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन आता, बहुत टफ नहीं आता। तो बच्चों ये हमारा नया हेडिंग रहा, जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी, और आपको आ गया। प्लीज इसकी स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, फास्ट। अब सबसे बड़ी समस्या आती है एनर्जी। जब भी एनर्जी की बात आती है तो लोग डर जाते हैं, है कि नहीं? सुना कर बिल्कुल सही बात है, जब भी एनर्जी की बात आती है तो लोग डर जाते हैं। सुना कर बिल्कुल, तो हिम्मत मत हारो, तुमको मैं डॉक्टर में नीट में सिलेक्शन करा के ही रहूंगा। तुम बिल्कुल बस हिम्मत मत हारना तुम खुद, है ना। चलिए भैया अब एनर्जी की बात करते हैं, इसको हटा देते हैं। ध्यान सुनना, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। आप मुझे बताइए, जब आप शाम को पानी पीने आते थे एसवी कैंपस की तरफ, तो आप बाकरी और वो खिचड़ी खा के आते थे नहीं? आप एनर्जी लेके आते थे कि नहीं आते थे? तो आप एनर्जी लेके आते थे तो चक्कर लगाते थे शाम वाले हॉस्टल में खाना खाने के बाद, याद है कि नहीं? सुना कर बिल्कुल याद है। तो उसके लिए एनर्जी चाहिए था भाई, उन्हें वही एनर्जी कैलकुलेट करना। जरा देखो, जहां से मैं लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ना। हेडिंग क्या है, एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मतलब चक्कर जो लगा रहे इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी। रिवॉल्विंग, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको मैं ई लिख देता हूं, ध्यान से सुनना।
ये बोहर ने बताया था। बोहर ने क्या बताया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो उसके लिए जो एनर्जी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो बच्चों, बड़ा सिंपल सा काम है। जब भी मैं एनर्जी की बात करूं आप 3 एनर्जी बोलेंगे। क्या क्या बोलेंगे सबसे पहले बता दो। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले बताओ। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना बच्चों। जो एनर्जी है ना, एनर्जी, ये EM की बात कर रहा हूँ। एनर्जी मतलब मैं बात कर रहा हूँ टोटल एनर्जी। सबसे पहले टोटल एनर्जी बात करते हैं ना लोग, टोटल एनर्जी। हाँ सर। तो इसका जब फॉर्मूला आता है ना, माइनस का 13.6 इंटू Z²/n², और इसकी जो यूनिट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। क्या ये सही है फॉर्मूला यहाँ तक? हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ सर। लेकिन यहाँ तक समस्या तो नहीं सॉल्व हुई। समस्या क्यों नहीं सॉल्व हुई? क्योंकि सर काइनेटिक एनर्जी भी पूछता है, पोटेंशियल एनर्जी भी पूछता है, टोटल एनर्जी तो याद है। कोई बात नहीं, पहले मैं इसको साइड में लिखता हूँ। बच्चों जो टोटल एनर्जी है ना, अगर मैं बीच वाला चीज को हटा दूं तो ये हो जाता है Z²/n²। और अगर मैं Z कांस्टेंट कर दूं, वही वाला तरीका, तो जो एनर्जी है बच्चों, वो एनर्जी और n में क्या रिलेशन होगा बता दो? 1/n²। 1/n²। ये तो पहली चीज हो गई। ये कब होगी? जब हमारा Z क्या हो? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स हो। ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया, इतना फॉर्मूला हमको याद है। लेकिन सर वो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बार बार भूल जाए तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? पहले तब इसकी स्क्रीनशॉट ले ताकि मैं बताऊं। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनना बच्चों। क्या करना आपको, बड़ा सिंपल काम है। सबसे पहले आपने टोटल एनर्जी निकाल लिया। यस सर, आपने सबसे पहले टोटल एनर्जी निकाल लिया ना? जी सर, टोटल एनर्जी निकाल लिया। टोटल एनर्जी मतलब TE, टोटल एनर्जी आपने निकाल ली। टोटल एनर्जी आपने क्या निकाला? माइनस का 13.6 इंटू Z²/n²। अब क्या करो ना, उसी टोटल एनर्जी में आगे माइनस लगा दो। मैं बताना चाहता हूं कि जब टोटल एनर्जी में आगे माइनस लगाओगे ना, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो बच्चों वो हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। अब मैं आपसे पूछता हूं, जरा ध्यान सुनना। कोई बताएगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? बोलो फॉर्मूला बता दो। तो बच्चों सर ये जो है ना, इसी के आगे माइनस आप लगा दीजिए। चलो तुम लगा के बताओ, सब लोग कोई बताओ। 13.6 Z²/n²। यस, हाँ, प्लस का 13.6 इंटू Z²/n²। सिंपल, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया सर। काइनेटिक एनर्जी तो हमको याद हो गया सर। काइनेटिक एनर्जी बड़ा सिंपल है। क्या सिंपल है? कि सोनागर बिल्कुल जो टोटल एनर्जी तुमने पढ़ा था उसी के आगे माइनस लगाने से काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है। लेकिन सर पोटेंशियल एनर्जी कैसे मिलेगा? बड़ा सिंपल काम। आपने जो टोटल एनर्जी निकाला है ना, टोटल एनर्जी, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। या आपने जो टोटल एनर्जी निकाला उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या पोटेंशियल एनर्जी में 2 से डिवाइड कर दीजिए। आप मुझे एक बात बताओ, जरा मुझे बताओ, अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो मुझे इस 2 को इधर भेजना पड़ेगा। समझ नहीं रहो यार भाई, इस 2 को मुझे इधर भेजना पड़ेगा ना। तो चलो बताओ कितना आएगा पोटेंशियल एनर्जी? अच्छा एक बात -2B। हाँ, माइनस का आएगा, माइनस का हाँ, माइनस का 27.2 Z²/n²। Z²/n²। अब मुझे बता दो, क्या सभी को फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं याद हुआ? याद हो गया? हाँ सर। सिंपल है। तो मैंने एक बार फिर सुनो, जो आपका टोटल एनर्जी है उसमें माइनस लगा दोगे तो वो हो जाएगा प्लस, वही होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, जो टोटल एनर्जी है उसमें केवल 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो माइनस में ही आएगा, तो वो सुना कर बिल्कुल हो जाता है वो पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिया, पोटेंशियल पढ़ लिया, टोटल एनर्जी तो हमारे पास है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको दूसरा सिखाऊं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, आगे बात करूं मैं, इसको हटा देता हूं। हाँ सर। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा मुझे बता दो। मान लो मेरे पास हाइड्रोजन है। जरा ध्यान सुनिएगा। मान लो मेरे पास हाइड्रोजन है
हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप मुझे उसका आंसर बताइए। मान लो मेरे पास हाइड्रोजन है, ये न्यूक्लियस है बच्चों, ये न्यूक्लियस है, और भैया ये हाइड्रोजन बेचारा यहाँ चक्कर लगा रहा है। बच्चों जो चक्कर लगा रहा है ना, वो पहले ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। मैं n=1 लिख देता हूँ, पहले ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। भाई इसी वेलोसिटी के साथ घूम रहा होगा, इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी, इसका r रेडियस है। तो भाई सुनाकर बिल्कुल, अगर ये घूमेगा तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, एनर्जी चाहिए तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला तो आपने बता दिया। मैंने क्या बोला, आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मतलब जिसका Z1 है, और बच्चों वो पहले ऑर्बिट में घूम रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन के पास कितनी एनर्जी है, तो आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला लगा दो। ये फॉर्मूला लगाओ। कौन सा फॉर्मूला है? माइनस का 13.6, Z की वैल्यू 1 और N की वैल्यू 1। तो आंसर आएगा सर माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन को पहले ऑर्बिट में चक्कर लगाने के लिए इतनी एनर्जी तो चाहिए ही। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो मैंने बोला कि नहीं मेरे पास हाइड्रोजन फिर से है, तो इसका मतलब Z हमारा 1 ही है। लेकिन मैंने बोला कि नहीं अब वो सेकेंड ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। तो बच्चों सेकेंड ऑर्बिट यहाँ पे थोड़ा दूर है, तो उसके लिए एनर्जी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे चक्कर लगाने के लिए मान लो यहाँ चक्कर लगा रहा है, तो ये n=2 है। तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आप फिर दोबारा सॉल्व करो। ये तो पहले ऑर्बिट की एनर्जी थी, आप सर E2 निकाल लो, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी निकाल लो। तो मैं कैसे निकालूंगा? माइनस का 13.6 -3.55 और 2 का स्क्वायर। अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? माइनस का 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हेलो, हाँ सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए। मैं पहले हाइड्रोजन लेके चलना चाहता हूँ। हाइड्रोजन मतलब जिसका Z1 हो। तो बच्चों अगर हाइड्रोजन n=1 में चक्कर लगा रहा है, तो उसकी जो एनर्जी है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। अगर दूसरे में चक्कर लगा रहा है तो -3.40 इलेक्ट्रॉन एनर्जी चाहिए, तीसरे में एनर्जी चाहिए, चौथे में एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी हमको याद होना चाहिए, और मैं उसी के लिए एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनवाने जा रहा हूँ। ठीक है, पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। इसको हटा रहा हूं मैं। तो बच्चों ये जो एनर्जी है ना, ये जो एनर्जी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट याद रखेंगे, क्यों? पेपर में आने वाला है। तो बच्चों मैं एनर्जी का डायग्राम बनाने जा रहा हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस वैल्यू को याद कर लेंगे, डायरेक्ट याद करिए, मतलब एकदम बिल्कुल याद हो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। याद रखिएगा, रेडियस और वेलोसिटी और एनर्जी तीन ही पे क्वेश्चन बहुत फेमस आता है। तीनों की प्रैक्टिस में करा देता हूँ। एक बार फिर सुन लीजिए, हेडिंग क्या है? एनर्जी लेवल डायग्राम, है ना। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, है ना। nth मतलब पहले सेल में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में। nth मतलब कोई भी n। कौन सा nth? बोहर ऑर्बिट, है ना। nth बोहर ऑर्बिट क्यों? क्योंकि बोहर ऑर्बिट पर हम लोग nth बोहर्स ऑर्बिट, हम लोग इसकी एनर्जी देखने जा रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है भैया? फॉर्मूला होता है सर En बराबर होता है माइनस का 13.6, मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इंटू Z²/n²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी की यूनिट है। चलो भैया एक एक करके देखते हैं, ध्यान सुनिएगा ना, एक एक करके बनाते हैं ना। चलो बच्चों, सबसे पहले मैं बना देता हूं यहाँ पे, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे न्यूक्लियस, एक बात कह रहा हूँ, और न्यूक्लियस के बाद ये पहला ऑर्बिट है जहां पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है n=1। तो बच्चों अगर यहाँ पे चक्कर लगा रहा है कोई भी, तो इसके लिए एनर्जी कितनी चाहिए? सर इसके लिए जो एनर्जी चाहिए माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक बात और सुन लो, हाँ। मैं कौन सा एटम लेकर चल रहा हूँ? मैं एटम लेकर चल रहा हूँ हाइड्रोजन। मैं जो एटम लेकर चल रहा हूँ हाइड्रोजन। मैं आपको जो सिखा रहा हूँ हाइड्रोजन के लिए सिखा रहा हूँ। तो हाइड्रोजन के लिए जब सिखाऊंगा तो बच्चों वहां पे Z तो नहीं आएगा ना, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का Z कितना होता है? 1 होता है। तो इस फॉर्मूले में Z नहीं आएगा, केवल N आएगा। N की वैल्यू सिखा रहा हूँ, ठीक है यहाँ तक। अब बच्चों मैं अब सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, सेकेंड ऑर्बिट की।
तो n बराबर 2 रख दूं क्या? तो n बराबर 2 रखने पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था और वो कितना आया था? कुछ तो बोलो। हेलो, -3.4। -3.4, सही बात है। गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, तो ये कितना आया था? -3.30। ठीक है, उसके बाद चलो बताओ, मैं n = 3 की बात करता हूँ। बोलो n = 3 में कितना आएगा? 1.5 1.54। -1.51। अच्छा, एक बात और सुनिए बच्चों, पॉइंट के बाद ना 51 नहीं बोलते हैं, पॉइंट के बाद 51 बोला जाता है, पॉइंट के बाद 40, है ना? ये बात याद रखिएगा, मैथ्स का लैंग्वेज। ऐसा नहीं बोलो कि 3.40, नहीं, 3.40 सर, 3.51 नहीं, 3.51। मैंने देखा था कि नीट में ऐसा, आपकी भी गलती नहीं है, नीट में टीचर लोग ऐसा बोल देते हैं, मैंने सुना भी था, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा करेक्शन करें। खैर कोई बात नहीं, चलो n = 4 की बात करते हैं। बोलो। -0.86। बहुत बढ़िया भाई। इस वक्त तुम्हारी साइड में बारिश हो रही है क्या, जडेजा भरत भाई? सर रात को थोड़ा थोड़े छांटे आते हैं, वैसे नहीं होती, दिन को तो होती ही नहीं है, रात को थोड़ी आ जाती है। तू तो बारिश में भीगता नहीं है ना, तू तो ठीक है ना? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं। और वैसे तो मिट्टी नहीं है, गलेगा नहीं, चिंता मत कर, अगर भीग भी जाएगा तो टेंशन नहीं लेने का, है? वो तो बहादुर लड़का है यार। एक और बना देता हूँ बच्चों, इसको हटा देता हूँ। पहले आप इतनी स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि मैं एक लास्ट बता दूं। बच्चों, अगर मैं n बराबर इन्फिनिटी ले लूं तो आप मुझे बताओ, 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है? 0 0 तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? अरे कुछ तो बोलो। 0 0। आपको अच्छे से पता है ना कि जैसे जैसे ये देखो, मैं यहाँ पे बना देता हूँ ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ इन्फिनिटी पे, तो आपको डायरेक्ट लिखना है सर एनर्जी 0 हो जाएगी। अब मुझे बता दो, क्या ये वैल्यू आप याद कर लोगे? आपको देखो 1 2 3 4 5 तक याद करना और इन्फिनिटी का याद करना। एक बार फिर सुनो बच्चों, इन्फिनिटी पे ना जो एनर्जी टोटल होती है वो 0 होती है, ये पहली इंपॉर्टेंट बात। और बच्चों, ये जो मैंने वैल्यू लिखाया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये वैल्यू आप डायरेक्ट याद रखेंगे। डायरेक्ट याद का मतलब क्या हुआ? अगर आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, ये वैल्यू -13.6, -13.6 कब होता है? जब n = 1 की बात कर रहा हूँ, और n = 2 की अगर मैं बात करूंगा तो वो -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बच्चों। एक बार सुन लीजिए, n = 3 की बात करूंगा तो -1.51 होता है। अगर मैं n = 4 की बात करूंगा तो बच्चों माइनस का 0.85 होता है। अगर मैं n = 5 की बात करूंगा तो माइनस का 0.54 होता है। और अगर मैं इन्फिनिटी की बात करूंगा बच्चों, वो एनर्जी 0 हो जाती है। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फास्ट। याद कर लोगे ना? हाँ हाँ सर। मैं, अगर आप अलाउ करें तो मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, क्योंकि मैं एक बार फिर लिख दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट। आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे ना 2021 में, तो ये जो लिख रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लेना, डायरेक्ट 4 नंबर फ्री मिले। क्या है, एक बार फिर सुनो जरा, मुझे बता दो, मैं एनर्जी लेवल की बात कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, और कितनी एनर्जी होती है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा कष्ट है आपको, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए बच्चों, मैं भी तो बैठा हूँ। चलिए एनर्जी लेवल की बात करें, चलो बात करो। पहले एनर्जी लेवल की बात करूं तो कितनी एनर्जी आएगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं दूसरी एनर्जी की बात करूं, दूसरे लेवल की एनर्जी की बात करूं तो बोलो जरा जल्दी से, -3.4 अगर मैं तीसरी एनर्जी लेवल की बात करूं तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं चौथी एनर्जी लेवल की बात करूं बच्चों तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं पांचवे की बात करूं बच्चों तो ये आता है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं ऐसे करके इन्फिनिटी की बात करूं तो वहां पे एनर्जी 0 हो जाती है। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं, ये जो एनर्जी लेवल का ये जो मैंने डायग्राम अलग से फिर से बना दिया है, ये प्लीज याद कर ले। एक बार फिर सुन लीजिए,
ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हाइड्रोजन के लिए है। हाइड्रोजन के लिए Z कितना होता है, 1 होता है। ये आपको 1 के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसको याद कर लेंगे। चलिए अब स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिए इसकी। ठीक है, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ जरा उसके बारे में सुनो बच्चों। अब हम एनर्जी गैप जानना चाहते हैं। एनर्जी गैप मतलब समझिए आप, पहले आप एनर्जी गैप का मतलब समझिए। हम ये जानना चाहते हैं बच्चों ने, एनर्जी गैप मतलब ये हुआ कि अगर किसी को 1 से उठा के 2 पे भेजना हो, अगर किसी को एक ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड पे भेजना हो, तो बच्चों यहाँ पे एनर्जी होगा ना, एनर्जी गैप मतलब कितनी एनर्जी लगेगी केवल 1 से 2 में जाने पे। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तो बड़ा सिंपल तरीका है सर, आप इन दोनों एनर्जी का माइनस कर दो। ठीक है भाई, समझ गया। मान लो किसी को 1 से 3 भेजना हो तो एनर्जी गैप समझ रहे हो ना, यहाँ भी जरूरत है एनर्जी गैप। हेलो, हाँ सर। मान लो किसी को 1 से लेकर 3 भेजना हो, मान लो किसी को 1 से लेकर 4 भेजना हो, तो यहाँ भी एनर्जी गैप की जरूरत पड़ेगी। कुछ बात समझ में आ रही है? मान लो किसी को 2 से 3 भेजना हो तो इसमें कितनी एनर्जी लगेगी? कैसे? मान लो कोई हमारा इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा हो, मैं चाहता हूँ वो थर्ड में चला जाए, तो उसको एनर्जी दे दो, वो थर्ड में चला जाएगा। कितनी एनर्जी दे दे? तो वो क्या करे, दोनों एनर्जी का डिफरेंस ले लो भाई, दोनों एनर्जी का डिफरेंस लोगों को पता चल जाएगा कितनी एनर्जी दे दे। तो बच्चों वही हम लोग एनर्जी गैप हम लोग जानने जा रहे हैं कि एनर्जी गैप कितना होगा। क्या आप क्वेश्चन समझ में आ रहा है एनर्जी गैप का? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो जरा देखो एनर्जी गैप हम बताने जा रहे हैं। इसको हटा रहा हूं मैं, इसको इधर साइड वाला हटा रहा हूं। कुछ नहीं करना बच्चों, दोनों को माइनस करना है, लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, मेरे लिए आसान हो जाएगा। अगर देखना, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं एनर्जी गैप के लिए। अगर मैं एनर्जी गैप निकालना चाहता हूं तो इसके लिए थोड़ा सा देख लो जरा। जरा देखना है एनर्जी गैप, यहाँ लिख रहा हूँ एनर्जी, यहाँ लिख रहा हूँ एनर्जी गैप। चलो बताओ, अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन को 1 से लेकर 2 में भेजना, कितनी एनर्जी चाहिए? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हेलो, समझ नहीं पाया सर, कैसे आया है? चलो बताओ, समझ गए। समझ गया समझ गए। भाई? मुझे बताओ, हाँ। दो पे एनर्जी इतनी है और एक पे एनर्जी इतनी है, और मैं चाहता हूं कि किसी कोई अगर एक में घूम रहा है तो 2 पे चला जाए। तो बच्चों क्या करो, जो 2 पे एनर्जी है ना उसमें एक में से माइनस कर दो। मुझे बता 2 पे एनर्जी कितनी है सर? -3.40। और एक पे एनर्जी कितनी है सर? -13.6। माइनस कर दो, माइनस करोगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। कितना आएगा? 10.2 आ जाएगा। तो सर अगर आप एक बात सुन लीजिए, मान लीजिए कि आप फर्स्ट ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन, अगर मैं उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दूंगा ना, तो वो सेकंड में चल के जाकर चक्कर लगाने लगेगा। समझ गया ना? 1 से 2 में जाने के लिए कितनी? कुछ तो बोलो यार। हाँ सर। तो बच्चों ये 10.2 एनर्जी चाहिए। चलो 10.2, और 1 से 3 में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? -12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस कैसा आएगा? 12.09 आएगा ना ओनली। 1 से 3 में आएगा 12.09। आप ऊपर से नीचे माइनस करेंगे तो नीचे वाला प्लस हो जाएगा ना। हेलो बच्चों, एक आपको 1 से 4 तक याद करना। 1 से 4 तक एनर्जी कितनी लगेगी? 1 से 4 मतलब ये रहा 12.75 लगेगी। जितनी भी एनर्जी बोल रहा हूँ वो एनर्जी याद रखिएगा, 12.75 एनर्जी लगेगी। अगर आपने 12.75 एनर्जी दे दिया ना, कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से जाके ना 4th ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगेगा। एक और याद करना बच्चों, 2 से 3 याद करना है। अगर मैं 2 से 3 बात करूं तो 2 से 3 में जो एनर्जी लगेगी वो कितनी लगेगी? 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताइए 2 से 3 में ये रहा बच्चों, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दोगे ना। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड में चक्कर लगा रहा है, आप उसको 1.89 एनर्जी दे दो, वो थर्ड में जाकर चक्कर लगाने लगे। समझ गए एनर्जी गैप का मतलब? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो यार। ले लिया? चलो ध्यान से सुनना बच्चों, हमारी बात ध्यान से सुनना। हम क्वेश्चन लेके चल रहे थे जिसका हाइड्रोजन कितना था? 1 था, जिसका Z कितना था? 1 था।
हमने Z1 पे इतनी सारी कैलकुलेशन कर लिया और इतनी वैल्यू याद कर लिया, लेकिन मान लो कि Z बदल जाए, मान लो Z2 आ जाए, मान लो Z3 आ जाए, मान लो Z4 आ जाए, तो बच्चों कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा काम है, सब कुछ सेम है ना। आपको फॉर्मूला तो पता ना, फॉर्मूला क्या होता है, En बराबर होता है -13/6 Z² ऊपर होता है। इसका मतलब ऊपर वाला जो चीज है Z², उसमें बस केवल मल्टीप्लाई करना है। सर मैं समझाना, मैं आपको समझाता हूँ। आपको जो वैल्यू मैंने अभी तक सिखाया है ना, जो वैल्यू सिखाया उसमें Z² से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ Z² से मल्टीप्लाई कर दो। यदि हीलियम आएगा ना तो हीलियम का Z कितना 2, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना ऐसा आंसर आ जाएगा 40.8 आ जाएगा। बच्चों इसमें भी Z² से मल्टीप्लाई कर दो। आप हमारी बात को समझिए, एक बार फिर सुनिए। मान लो कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास हाइड्रोजन है, वो पहले ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जाता है, बोलो एनर्जी गैप कितना होगा, तो आप बोलेंगे 10.2। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि नहीं आपके पास हीलियम है, अब पहले से दूसरे में जाता है, तो बच्चों 10.2 तो आपको याद है ना, आप हीलियम का Z² से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। मतलब अभी तक हमने जितना भी वैल्यू पढ़ा सब में Z² से मल्टीप्लाई करने का, बस सिंपल सी बात, समझ गया? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। बात, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? हाँ ठीक। हाँ सर। आप सभी को ये एनर्जी लेवल डायग्राम सिंपल लग रहा है ना, बहुत टफ तो नहीं है ना, सिंपल एनर्जी लेवल डायग्राम है ना, वही फॉर्मूला से कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको याद रखें वैल्यू को। आपसे रिक्वेस्ट है, फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चों कि आप ये वैल्यू याद रखें। अगर आप ये याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा तो तब भी रहेगा जब आप याद नहीं रखेंगे, दोनों में अच्छा रहेगा। चलिए, तो अच्छा ये 1 मिनट में कट हो जाएगा, तो आप फिर से ऐड हो जाइए। ऐड क्या होना, मेरी बात सुन लीजिए, कोई बात नहीं, आप मेरी बात ध्यान सुनिए बच्चों, मैं इसको हटा रहा हूं। अभी तक बच्चों हमने कौन सी एनर्जी लेवल पढ़ा था, केवल हाइड्रोजन के लिए। लेकिन मान लो बच्चों हाइड्रोजन के अलावा कुछ और आ जाए, मान लो हाइड्रोजन के अलावा कुछ और आ जाए, तब क्या करोगे? कुछ मत करो। अगर हाइड्रोजन के अलावा बच्चों कुछ और आ जाए ना, तो सुनो, ये -13/6 है ना बच्चों, इसमें Z² से मल्टीप्लाई कर दो। पहले ऑर्बिट में कुछ भी आ जाए Z² से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो ये हाइड्रोजन के लिए आपने पढ़ा, कुछ और आ जाए तो Z² से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? Z² से। किससे मल्टीप्लाई कर दो? Z² से। किससे मल्टीप्लाई कर दो? Z² से। बच्चों इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। सभी को गुड इवनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कल ये लेसन समाप्त हो जाएगा, मैंने बोहर मॉडल समाप्त कर दिया है। कल हम लोग पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको बोहर मॉडल में कुछ रिलीफ मिला होगा, आपको आसान लगा।